हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। हमारे वन शॉट केमिस्ट्री सीटी केमिस्ट्री सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इसको ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टली इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट की क्या है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए, ओके, सी हियर स्टूडेंट कि अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डी सबशेल। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं तो डी ऑर्बिटल को बिलोंग करते हैं या डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ये किसको बिलोंग करते हैं? डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 डी सबशेल में क्या करता है? एंट्री करता है, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। कौन सी शेल बोलेंगे स्टूडेंट? पेनल्टीमेट शेल। बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, एंड दे हैव द प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके जो प्रॉपर्टीज होंगे स्टूडेंट वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में रहेंगे। मतलब ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में इनको एक मिडल में रखा गया है, आप अगर देख पाओगे वहां पर। ओके, डी ऑर्बिटल्स आर सक्सेसिवली फील्ड n माइनस पेनल्टीमेट शेल। ओके, और इसके अंदर टोटल 4 सीरीज है स्टूडेंट। कितने सीरीज है? 4 सीरीज है। ओके, 3D सीरीज, मतलब 3D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। फिर है 4D सीरीज, ओके, फिर है 5D, फिर है 6D। इसमें मतलब सेरियम और ल्यूटेडियम जो है वो इंक्लूड नहीं करते, थोरियम लॉरेंशियम भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनर ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं। हमें ज्यादातर फोकस करना है स्टूडेंट 3D सीरीज पर। अगर मैं सीटी की बात करूं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें हम, तो ज्यादातर 3D सीरीज पे क्या किया जाता है स्टूडेंट? फोकस किया जाता है। ठीक है, चलिए, आप यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। तो ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, ये ओके, ये जो ब्लॉक है, ओके, दिस ब्लॉक इज कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये नहीं, फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। ओके, आप देख पा रहे होंगे ये, और ये जो सीरीज है ना ये नीचे आती है। ठीक है, इसको हम लेंथेनेड एक्टिनेड बोलते हैं, वो भी सीरीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो आप देख पाओगे कि डी ब्लॉक जो है ना तो बीच में बिठाए गए हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन कहते हैं। एक्सट्रीमली मेटेलिक और ये क्या है? नॉन मेटेलिक। तो बीच में इनके प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? मतलब हम बोल सकते हैं कि लोकेट करते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिले करते हैं उनके प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कितने मतलब ये जो ब्लॉक है या डी ब्लॉक एलिमेंट के कितने सीरीज है? यहाँ पर दिया है 3D 4D 5D 6D सीरीज। ग्रुप भी दिया है आपको, ओके, फ्रॉम 3 टू 12। लेकिन इनकी स्टडी सीरीज के हिसाब से की जाती है, ग्रुप के हिसाब से हम टॉप टू बॉटम आते हैं, इनकी सीरीज के हिसाब से की जाती है। 3D सीरीज है, हमें देखना है स्कैंडियम टिटेनियम से। ओके, 4D भी है, 5D भी है और 6D भी है। ये लास्ट वाली एलिमेंट ना, इनको ट्रांजिशन नहीं कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कि मतलब जिंक है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, इनको ना ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है n-d क्या होता है? 10 होता है। तो एक मतलब एक कंसिडरेशन में रखिए कि कंप्लीटली हो जाता है। एक्चुअली ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए, लेकिन इनकी पेनल्टीमेट शेल कंप्लीट हो जाती है, खासकर लास्ट की एलिमेंट की। ठीक है, अभी 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें स्टूडेंट, तो 3D सीरीज का ही देखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 3D सीरीज का? 3D 1 टू कितना आएगा? 10 कम से कम, और 4s आएगा 1 टू 2। ओके, ये जनरली आपने कॉपर और क्रोमियम में देखा होगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद Zn जो है, ओके, सो देयरफॉर इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। मैंने बोला ना सिमिलरली। ओके, तो 3D सीरीज कंप्लीट होती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। याद रखना है स्टूडेंट आप सभी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। ओके, चलिए आगे क्या दिया है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो यहां पर क्या होता है ना, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, मतलब यहां पर ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दिया था किसका? देखिए, हमें कितना, हमारे पास कितने एलिमेंट है स्टूडेंट? टोटल 10 एलिमेंट है। कौन कौन से? स्कैंडियम, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। स्कैंडियम, उसके बाद क्या है? टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, ओके, उसके बाद मैंगनीज, ओके, उसके बाद आयरन, आयरन के बाद निकेल, निकेल के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आई थिंक कोबाल्ट पहले है। ठीक है, ओके, ओके, कोबाल्ट, उसके बाद क्या आएगा? कोबाल्ट के बाद आएगा निकेल, निकेल के बाद कॉपर, और कॉपर के बाद क्या आएगा? जिंक।
एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है, एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और क्या आएगा 30। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बेटा, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनका लिखूं तो इनर गैस कोर तो सब में एरागोन ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा 3d1 और 4s2। उसके बाद क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 3d2 4s2। ओके, यहाँ पर क्या आएगा 3d3 4s2, यहाँ पे चेंज हो जाता है बेटा 3d5 और 4s1। ओके, तो इस पे ध्यान देना है आपको, और ऐसे ही चलते जाएगा। यहाँ पर कॉपर के पास क्या आएगा 3d10 और क्या आएगा 4s1। बाकी सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपको हाफ फील्ड, और ये बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, ये क्या दर्शाता है स्टूडेंट, हाफ फील्ड। और ये क्या दर्शाता है, फुल फील्ड दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा, फुल फील्ड। तो इसके वजह से इनको क्या मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, आप यहां पर देख पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि वाई सच कॉन्फ़िगरेशन, ये होना चाहिए था, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, और कॉपर का ये होना चाहिए था, लेकिन आपको मिलता क्या है, कॉपर का 3d10 मिलता है, और क्रोमियम का क्या मिलता है 3d5 मिलता है। ओके, इट इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ये समझना है बेटा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस टॉपिक का वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट टोटली बिलोंग करती है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो टोटली बिलोंग करती है वो बिलोंग करती है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को। जो कुछ आप लिखते हो ना इस पर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, 1s2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपने देख लेना इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, +2 भी शो करता है, +3 भी। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस ऑर्बिटल से जाएंगे, तो एक एक बढ़ते जा रही है, और मैक्सिमम कहां तक जाती है, 7 तक जाती है। अभी इसकी 8 होनी चाहिए थी, लेकिन 8 क्यों नहीं होती, आप सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग हो जाए तो इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जाता है, तो आयरन के बाद फिर से कम होने लगती है। और जिंक की कितनी है, 2 है, क्योंकि जिंक का क्या होता है 3d10 और 4s क्या होगा बेटा 2 होगा। तो 2 दिए जाएंगे, 3d10 स्टेबल होता है तो वो जनरली देता नहीं है। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा +2। ओके, कॉपर का +1 भी होता है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पर। और मैक्सिमम कितना होगा बेटा +7, +8 भी होती है ऑस्मियम, जनरली ऑस्मियम। ओके, उसके बाद मतलब कुछ दो दो तीन कंपाउंड है जहां पर हम देख सकते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो ये पढ़ लेना है बेटा, सारे के सारे मेटल है। ओके, बहुत ज्यादा लस्टर होता है, बराबर कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मॉडरेट है। हाँ, कुछ है मेटल जैसे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिए गए कौन से मेटल सॉफ्ट होते हैं, ओके, लिक्विड होते हैं, उसका रीजन भी दिया गया है। रीजन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऊपर से ये इनके साइज में ना कम डिफरेंस होता है, तो एलॉय फॉर्मेशन में भी यूज होते हैं। साइज बड़ी होती है तो छोटे छोटे एटम इनके इंटरस्टेशियल स्पेस में जाके बैठ के एलॉय फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जनरली इन सबके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस जरूर है इसमें भी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट। ये थोड़ा सा आपने क्या करना है बेटा, याद रखना है, ठीक है। ट्रेंड्स जो होते हैं ना तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और आप ज्यादा मत याद रखिए, बस ये वाला ट्रेंड याद रखिए, किसका, बस 3D सीरीज का ही ट्रेंड आपको याद रखना है। टिटेनियम वैनेडियम सडनली डिक्रीजेस, अगेन इंक्रीजेस एंड अगेन डिक्रीजेस। कॉपर और जिंक का जो होता है तो वो कम ही रहता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। मैग्नीज का एक्सेप्शनली कम है बेटा, लेकिन इसके जो रीजन है वो हमारे स्कोप के बाहर है, तो फिलहाल में उसको स्टडी नहीं करते। बस आप ट्रेंड में याद रखिए कि जनरली क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। मैग्नीज का कम हो जाता है, उसके पीछे रीजन है, लेकिन वो अभी हमारे स्कोप के बाहर है। तो ये ग्राफ आप याद रखिए बेटा, आपके बुक में ये ग्राफ दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक जो है उसमें ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मैंने बोला था हमें ज्यादातर क्या करना है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे फोकस करना है बेटा। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जैसे स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, ऐसे। तो साइज क्या होने लगेगी बेटा, डिक्रीज होने लगेगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू द सेम शेल। लेकिन इतना भी ज्यादा इंक्रीज, सॉरी इतना भी ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। मैं अगर बताऊं ना आपको, तो कॉपर और जिंक में तो बहुत ही कम डिफरेंस है।
139 और 142 पीएम, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है। और इसका रीजन भी ये है कि इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है पेनल्टीमेट शेल में करता है। कौन सी शेल में? पेनल्टीमेट। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लास्ट filled electrons enters into the same penultimate shell and poor screening effect of the orbital. Okay, उसके बाद with increase in nuclear charge ionic radii gradually decreases from same oxidation state. सेम ऑक्सीडेशन स्टेट लेकिन क्या हो जाएगी? डिक्रीज, अगर इलेक्ट्रॉन देने के बाद। आयोनिक का बताया उन्होंने, बराबर कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेम मेटल आयोनिक रेडाई डिक्रीजेस विथ हायर। देखिए अगर सेम होगा, देखो मैं बात करता हूँ, सपोज कॉपर +2 है और कॉपर +1 है, तो डेफिनेटली कॉपर +1 की साइज ज्यादा होगी, कॉपर +2 की क्या होगी? कम होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पता होगा, स्लेटर रूल हम लगाते हैं। आयोनिक रेडाई डिक्रीजेस फ्रॉम M+2 टू M+3। ओके, और जो एटॉमिक रेडा है बेटा, ठीक है, या आयोनिक रेडा है, तो मेटल्स आर स्मॉलर देन देयर। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड। ओके, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर अभी देखना है आपको ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक प्रॉपर्टीज दिया है, तो देखिए यहां पर बताया उन्होंने, वैल्यूज आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट। वैल्यूज आप याद पर पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद ना एक ट्रेंड बनाइए कि क्या होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये क्यों इंक्रीज हो रही है बेटा? ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस आपको दिया है वो क्या हो रही है? लगभग डिक्रीज हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जिंक और कॉपर में ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो याद रखो, जिंक 3D10 है और कॉपर जो होता है 3D9 के आसपास होता है, बराबर के नहीं? ठीक है, तो जब कंप्लीटली फिल हो जाता है ना बेटा, तो रिपल्शन बढ़ता है और साइज भी क्या होती है? बढ़ती है। तो ये ट्रेंड भी आपको क्या करना है? याद रखना है। डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन इन दी, मतलब जो डी ऑर्बिटल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, और थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और साइज बढ़ जाती है ड्यू टू फुलफिल्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। अगर मैं कोई भी ट्रांजिशन मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव करूं और उसके लिए जो कुछ एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता हूं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बताओ? साइज पे डिपेंड करेगी, आपको पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितनी कम आयोनिक साइज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन क्या रहेगी बेटा? एनर्जी रहेगी। होप आपको समझ में आया होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि साइज डिक्रीज हो रही है। साइज क्या हो रही है बेटा? साइज क्या हो रही है? साइज डिक्रीजेस, सो देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड से। साइज कम होते जा रही है ना, तो उसकी वजह से तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज अभी यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा बेटा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। क्योंकि आपको पता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगा तो कैटायन की साइज क्या रहेगी? लार्जर रहेगी, लार्ज साइज रहेगी। और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो साइज कैसे रहेगी? स्मॉलर। तो स्मॉलर कैटायन जो होता है उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होती है? पोलराइजेशन पावर की वगैरह हम बात करें तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है स्मॉलर कैटायन की। सो देयरफॉर इट कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। वो क्या फॉर्म करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह, इसका रीजन आपको ये बताना है कि पोर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल क्या करता है? पोर शील्डिंग करता है। होप आपने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड दिया, फिर से बोल रहा हूं, आपको वैल्यूज नहीं याद रखने, बस आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड याद रखना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड दिया है स्टूडेंट, ये ट्रेंड है अपना। ठीक है, पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और फिर बाद में इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है। कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रेंड है नहीं, लेकिन जनरली हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि साइज भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। होप समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है बेटा। एक 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करना है हमें, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है बेटा, तो एक 2 मिनट का ब्रेक हम लेते हैं। ओके, चलो वेलकम बैक बेटा। स्टार्ट करते हैं
ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो मेटेलिक कैरेक्टर है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो लो है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड है। मेटल्स के आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, ओके। वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ओके, they form a metallic bonds with the covalent character due to presence of unpaired electron, okay। तो जनरली क्या होता है ना, मेटेलिक बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं थ्रू द कोवैलेंट, ओके, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पैलेंट शेल में या पेनल्टीमेट शेल में बोल सकते हैं हम, ठीक है। दे शो टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज, टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ओके। यस ब्लॉक के जैसे नहीं, लेकिन करते हैं, शो करते हैं जरूर, ठीक है, ओके। दे आर हार्ड, ओके, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जनरली इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना 3D एससीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। समटाइम कभी कभी बॉडी सेंटर्ड भी फॉर्म करते हैं, सॉलिड स्टेट में मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या आएगा बेटा, आपको क्वेश्चन आएगा। आपको ढूंढने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, आपको क्या ढूंढने हैं बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, ठीक है। कंपाउंड्स विच आर, ओके, कंपाउंड बोलिए, मेटल बोलिए, एलिमेंट बोलिए, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, okay? मैं बोलता हूं आपको, ठीक है। यहां पर तो उसका फॉर्मूला है, देखिए कैसा होता है, देखो आज स्टूडेंट, डायामैग्नेटिक होंगे, थोड़ा इसका ये बढ़ाते, स्तर बढ़ाते, डायामैग्नेटिक, उसके बाद आता है स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक, और फिर आता है फेरोमैग्नेटिक। क्या आता है, फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है बेटा पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक में, तो डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, वीकली वीकली रिपेल्ड रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड, वीकली इसको क्या करती है बेटा, रिपेल करती है। पैरामैग्नेटिक क्या करती है, वीकली अट्रैक्ट करती है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और जो फेरोमैग्नेटिक होता है ना, तो फेरोमैग्नेटिक क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बेटा, हम बोलिए ना, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या नहीं होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ओके। इसमें एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है, टू और मोर देन टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होता है बेटा, क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक। तो अभी ना आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट। अभी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, बराबर के नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और सिस्टम याद रखना पड़ेगा बेटा, क्या याद रखना पड़ेगा, सिस्टम। तो सिस्टम अगर आप याद रखोगे, सिस्टम कौन कौन सी याद रखनी है, D1 है तो क्या होगा, बराबर की नहीं, ठीक है। चलिए मैं बोलता हूं आपको, सो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 3D1 सिस्टम में वन अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, 3D2 सिस्टम में टू अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3D3 सिस्टम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीन, ओके। 3D4 है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, चार, जब तक वो CFT में नहीं है तब तक, है कि नहीं। 3D5 है तो कितने आएंगे, पांच, ओके। 3D6 है तो फिर से आएंगे चार, 3D7 है तो फिर से आएंगे तीन, 3D8 है तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3D9 है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, 3D10 है तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा बेटा। तो यही सिस्टम है, यही क्या है, सिस्टम है। अगर आप इस फॉर्मूला से, अगर आपको क्या करना है ना, अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन से पहचानना है आपको कि कितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट उसके अंदर है, तो ये फॉर्मूला है, रूट ऑफ एन प्लस क्या आएगा बेटा, टू आएगा, रूट ऑफ एन प्लस क्या आएगा, टू, बीएम मतलब क्या होता है, बोहर्स मैग्नेटॉन होता है, ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन हम उसको बोल सकते हैं, बराबर कि नहीं। और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बता दिया आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैल्यू पुट अप करो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दिया देखिए 3D5 है, मैक्सिमम 5 होता है, 5.92। तो इसके मतलब
एलोरी रहेगा। ठीक है, अगर मैं सपोज 1 कंसिडर करता हूं तो कितना आएगा, 3 1 जार 3, बराबर कि नहीं। 2 + 1 कितना आएगा, 3, 3 1 जार 3, 3 का कितना होता है 1 पॉइंट कितना होता है 7। ओके, 2 + 2 4, 4 × 2 8, 8 कितना आएगा बेटा 2 पॉइंट कितना आएगा 8, बराबर कि नहीं। तो ऐसे जाना है आपको। उसके बाद 3 अगर मैं लेता हूं 3 प्लस ये 5, ओके 15 आएगा, तो 3 पॉइंट कितना आएगा 3.9 समथिंग आएगा, बराबर कि नहीं। ठीक है, 4 है, 4 + 2 6, ओके 24 आएगा, तो कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग, ओके 4.85 ले लो, 4.9 ले लो, 5 अगर लेंगे तो 7, ओके और तो ये कितना आएगा 35 है, मतलब कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, बराबर कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है आगे, और फिर बाद में क्या करते जाना है, डिक्रीज करते जाना है। तो ये आता है क्वेश्चन, बोर्स मैग्नेट्रॉन या फिर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, 5 वैल्यू आपको याद रखनी है। 5 वैल्यू अगर आप याद रखोगे तो ये आंसर आपका आ ही जाएगा। अभी ट्रिक तो यूज करने पड़ेंगे, टाइम कम है ना हमारे पास, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते बेटा। ओके, कलर, ये तो इनकी एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी हम बोलेंगे, है कि नहीं, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, जो मेटल है, वो तो कलर दिखाते नहीं, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। तो कलर ना उनके सॉल्यूशन में दिखाते हैं, ना उनके सॉलिड फॉर्म में दिखाते हैं। लेकिन ये कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, या ये एलिमेंट क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, और वो क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है या डी ट्रांजिशन होता है, तो स्प्लिटिंग होती है ना ऑर्बिटल की, है कि नहीं। ओके, तो स्प्लिटिंग होने समय वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, फिर डाउन आता है, तो फिर इमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो अलग अलग कलर हमें मिलता है, और ये कलर करस्पॉन्ड करता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर को। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यहां से, अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, ग्रीन है। वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, येलो है। ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ओके ब्लू है। और आपको ना ये कोबाल्ट वाला जो है वो याद ही रख लो आप, ठीक है, क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन आएंगे। और एक आई थिंक इसमें था कॉम्प्लेक्स में है वो, आई थिंक, ठीक है। एक है टिटेनियम हेक्सैक, वो कॉम्प्लेक्स है, उसका भी कलर क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा पर्पल कलर आपको दिखाई देगा, बराबर है कि नहीं, ठीक है। हाँ, और ये कलर कभी कभी चार्ज ट्रांसफर से भी आता है, ओके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है मैंगनीज के, जैसे मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन जो होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, थोड़ा जाके इसको क्या कर लेना है बेटा, आपने पढ़ लेना है, ठीक है चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। ओके, तो ये क्या करते हैं ना, कभी कभी इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स भी क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। व्हाई दे कैन फॉर्म इंटरस्टेशियल कंपाउंड, इंटरस्टेशियल कंपाउंड इसलिए फॉर्म करते हैं बेटा, क्योंकि उनकी साइज क्या है, बड़ी होती है ना, तो बीच में क्या फॉर्म होते हैं। ओके, तो इंटरस्टेशियल मतलब नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं जनरली। कैसे कंपाउंड होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड रहेंगे इनके, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। आया स्टूडेंट समझ में। तो ये आपने क्या करना है ना, समझ लेना इंटरस्टेशियल, इसके दिए है ना, टंगस्टन कार्बाइड कटिंग टूल है, आयरन कार्बाइड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, आयरन कार्बाइड यूज करते हैं ना, तो स्टील बनाते हैं। स्टील इज द एलॉय ऑफ, किसका किसका एलॉय है, आयरन और कार्बन का एलॉय, ठीक है। तो बेटा ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय भी दिया है आपको, ये लिस्ट है, आप लिस्ट देख लो, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगी, लेकिन फिर भी ये लिस्ट देख लो। अगर कोई इंफॉर्मेटिव या अगर आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको याद रहना चाहिए कि ये, और ये एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, बिकॉज इंटरस्टेशियल स्पेस ज्यादा होती है, और इनके एटॉमिक साइज में डिफरेंस जो है ना बेटा, ये डिफरेंस क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो एलॉय फॉर्मेशन भी ये करते हैं। चलिए, अभी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्टूडेंट, ओके कौन कौन से, तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फॉर्मेशन ऑफ KMnO4 एंड फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखना है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पहले परमैंगनेट फॉर्म करते रिएक्शन याद रखिए, आपको पूछेंगे वो कि कौन सा कलर वाला फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, ओके। तो ग्रीन कलर वाला क्या फॉर्म होगा बेटा, क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम मैग्नेट, पर मैग्नेट नहीं। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ये मैग्नेट का फॉर्मूला है, पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, तो ये याद रखना है। फिर इसको क्या करना है बाद में, ओके, इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन किया जाता है, और फिर आपको मिलता है KMnO4। डिस्प्रोपोर्शनेशन मींस व्हाट इज मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। आप देख पाओगे +4 मतलब रिडक्शन हुआ है, और +7 में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। एक ही एलिमेंट जिस रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है साइमल्टेनियसली, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। याद रखना है आपने, ठीक है।
उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये कॉमन है। ओके, पोटेशियम मैग्नेट कॉमन है, K2MnO4 कॉमन है। फिर बाद में प्रोसेस आप कर सकते हो, या तो फिर ऑक्सीडेशन करो या इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करो, फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, KMnO4 मिलने वाला है। वो डिस्प्रोपोर्शन था, ठीक है। और KMnO4 प्रिपेयर हुआ है, ये कैसे पता चलेगा आपको, पर्पल कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा या फिर उसके क्रिस्टल मिलेंगे डीप पर्पल कलर के एकदम। अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो थोड़ा लाइट पर्पल हमें मिलता है, ठीक है। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं बेटा तुरंत। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो देखिए KMnO4 के ना, मतलब मैं बात करूं अगर, तो Mn+2 में कन्वर्ट होता है बेटा, +7 से ये +2 तक जाता है तो 5 है। ओके, MnO4 अल्कलाइन मीडियम में भी होता है बेटा, Mn+6, या फिर MnO4-1 कुछ न्यूट्रल स्लाइटली अल्कलाइन में Mn+4 भी फॉर्म करता है बेटा, ठीक है। तो ये दिया है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, दिया है आपकी बुक में। और रेडॉक्स रिएक्शन में तो बार बार इसको हम क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं, बराबर कि नहीं। ये देखिए अल्कलाइन मीडियम में भी दिया है, ये आयोडोमेट्री वाला याद रखिए आप, ठीक है। आयोडाइड टू आयोडेट, याद रखिए, आयोडाइड टू आयोडेट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, -1 है और यहाँ पे +5 है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आयोडाइड का कन्वर्जन किसमें होता है, आयोडेट में, आयोडोमेट्री में है ये हमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट टू सल्फेट, अल्कलाइन मीडियम ही लगता है यहाँ पर, ठीक है। ये सल्फेट आयन है, ये थायोसल्फेट आयन है। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज सॉल्ट टू MnO2। ओके, तो ये मैग्नीज सॉल्ट जो होता है, मैग्नीज सॉल्ट मतलब क्या है, MnCl2। तो ये +2 है ना, तो क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा, बराबर है कि नहीं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी यूजेस दिए है, तो यूजेस बहुत सिंपल है बेटा, ये पढ़ लेना है अपने, एंटीसेप्टिक। तो कुछ चीजें जो है ना तो आपको याद रखनी है। KMnO4 का सबसे अच्छा यूज होता है बेयर्स रिएजेंट, ओके, अल्कलाइन मीडियम में, ताकि हमें अनसैचुरेशन क्या चले, पता चले। अनसैचुरेशन के लिए जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमें प्रिपेयर करना है बेटा, प्रिपेयर करना है, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए क्रोमाइट और यूज करते हैं, विच हैविंग द आयरन इंप्यूरिटी उसके अंदर होती है। तो इसको क्या करते हैं, क्रोमेट आयन को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं और सोडियम क्रोमेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम क्रोमेट। ओके, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, बराबर कि नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, और फिर आपको मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट। क्या मिलता है, सोडियम डाइक्रोमेट। एंड देन सोडियम डाइक्रोमेट व्हेन ट्रीटेड विद पोटेशियम क्लोराइड, ओके, ऑरेंज रेड कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑब्टेन। बस इसको रिप्लेस कर देता है और फिर आपको क्या मिलता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है। तो सिंपल सी मेथड है बेटा, क्रोमेट आयन को पहले किस में कन्वर्ट करो, सोडियम क्रोमेट में, सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट करो, और सोडियम डाइक्रोमेट का क्या बनाओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाओ। इतनी सिंपल रिएक्शन है। चलिए इसके कुछ रिएक्शन है बेटा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जनरली क्या करते हैं, इसको एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, ओके, और 6 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये जनरली, नहीं सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सॉरी, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 6। तो सामने वाले के 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देयरफॉर इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या करेगा, काम करेगा बेटा, ठीक है। चलिए अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी है, अगर आप, मैं यहाँ पर आपको दिखा पाता हूँ प्रॉपर्टी तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, आप देख पाओगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिए है उसकी, ओके। देखो बेटा प्रॉपर्टीज दिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये शॉर्ट टर्म ये है, अगर मैं कंसिडर करूँ इसको तो, सारे लस्ट्रस होते हैं, शाइन होते हैं, सारे मेटल है, हाई डेंसिटी वगैरह होती है, तो ये सारा पता है आपको। और कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड सरफेस एरिया एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एब्जॉर्प्शन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, पैलेडियम हो गया, निकेल हो गया, आपने अगर देखा होगा तो 3D सीरीज वाले बहुत सारे एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये पढ़ लेना है अपने, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, बहुत आसान होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। चलिए अभी क्या करते हैं ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देख लेते हैं स्टूडेंट। क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब हमें ना अभी क्या करना है ना, मेटलर्जी देखना है। क्या देखना है बेटा, मेटलर्जी। तो क्या होती है मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होती है, क्या होती है बेटा मेटलर्जी, बता सकता है कोई, हाँ, दी साइंस ऑफ, साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ
extraction of metals from ores, metals from ores, okay, is called मेटालर्जी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटालर्जी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? मेटालर्जी। मेटालर्जी के तीन टाइप है बेटा, ठीक है। मेटालर्जी के कितने टाइप है? तीन टाइप है, अगर आप देख पाओगे, बराबर कि नहीं, ठीक है। ये देखिए मेटालर्जी के कितने टाइप है बेटा, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। मेटलर्जी के जनरली कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तो, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है? पायरोमेटलर्जी, जहां पर क्या यूज करते हैं बेटा? हम हीट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हीट। पायरोमेटलर्जी में क्या यूज होता है? हीट यूज होता है, रिड्यूस एट हाई टेम्परेचर, बराबर है कि नहीं? ओके। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली क्या यूज होता है? वाटर यूज होता है बेटा, हाई प्रेशराइज वाटर। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी में जनरली क्या यूज होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। और हर एक मेथोडोलॉजी का यूज होता है स्टूडेंट, ठीक है। पायरोमेटलर्जी जनरली जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं ना, उनके लिए यूज होती है। हाइड्रोमेटलर्जी लेस रिएक्टिव के लिए क्या होते हैं? यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी जनरली हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए क्या की जाती है? यूज की जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज भी है स्टूडेंट, जो आपको समझनी पड़ेगी कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, ठीक है। चलिए इसके टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं बेटा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको टर्मिनोलॉजी, ओके। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, इधर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी क्या क्या बेटा? इसके अंदर गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं। देखिए ओर है, मिनरल है, बराबर है कि नहीं? ओर और मिनरल लगभग सेम ही होते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। ओर्स में ना मेटल परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है, ठीक है। तो ये गैंग्यू जो होता है बेटा, ये सैंड मड पार्टिकल होते हैं ओर के अंदर। और फिर उनको क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है, मतलब प्यूरिफाई करना पड़ता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर हम बोलेंगे, या फिर प्यूरिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोलेंगे। तो बहुत सारे मेथड उसके लिए क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं, बराबर है कि नहीं? सच एज वॉशिंग, हाइड्रोलिक क्लासिफिकेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन वगैरह यूज करते हैं। और हमारे सिलेबस में ना आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है हमें, तो ये आयरन का एक्सट्रैक्शन देखते हैं स्टूडेंट हम एक 2 मिनट के बाद, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। हेलो स्टूडेंट, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक रिज्यूम करते हैं इसको। अभी हमें देखना है स्टूडेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। मेटलर्जी एक छोटा सा पार्ट है, इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आयरन के मेटलर्जी का ना एक फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो आयरन का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं। आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ना शुरुआत होती है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? आयरन ओर लिया जाता है, जनरली हीमेटाइट लेते हैं स्टूडेंट। क्या लेते हैं? हीमेटाइट, ओके। क्या लेते हैं? हीमेटाइट यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको पहले क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है पाउडर फॉर्म में, और फिर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन इट। उसके अंदर क्या इम्प्यूरिटी है, उसके बेसिस पे इसको क्या किया जाता है? कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन होगा, ओके। जनरली और ही मैग्नेटिक होता है। ग्रेविटी सेपरेशन किया जाता है, वाटर वॉशिंग। लीचिंग की जाती है, लीचिंग में क्या करते हैं ना बेटा, कोई एसिड या बेसिक जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना, वो यूज करते हैं ताकि वो डिजोल्व हो जाए। और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होती है, जनरली इसके लिए नहीं यूज करते, लेकिन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड भी ग्रेविटी सेपरेशन ही बोलते हैं उसको, उसी टाइप का होता है। लेकिन जो लाइटर मेटल होते हैं ना, तो उनके लिए यूज की जाती है बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका किया जाता है स्टूडेंट रिडक्शन, ओके। तो ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन किया जाता है, ये जो सारा है ना, रिडक्शन बाय कोक, रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, रिडक्शन बाय हीट, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। ये आई नहीं है, वो ये आई से नहीं करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम से करते हैं। एंड रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बराबर कि नहीं? और फिर रिडक्शन के बाद किया जाता है उसका रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की बहुत सारी प्रोसेस है बेटा, लिक्विफिकेशन प्रोसेस है, डिस्टिलेशन है, ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। दिस इज द बेस्ट बिकॉज इट गिव्स 5-9 प्यूरिटी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज द बेस्ट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बेस्ट होती है। तो वही अभी फिलहाल में तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वही यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर प्यूरिटी बार बार आपको प्यूर ये करने की कोशिश, मतलब ये नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो रिफाइनिंग से आप बोलेंगे सर प्योर आयरन के लिए रिफाइनिंग क्यों करनी है? क्योंकि जो आपको मेटल मिलता है ना बेटा, वो क्रूड होता है। वो कैसे होता है? क्रूड। देखते हैं कि आयरन के एक्सट्रैक्शन में क्या क्या किया जाता है, ठीक है।
कुछ ना कुछ तो दिया होगा आपको, बराबर कि नहीं। चलिए मैं डायरेक्टली आपको समझाऊंगा कि करते क्या है। देखिए ये फर्नेस है उसका, ठीक है। तो ये जोन याद रखना है, बस आपको क्या करना है, जोन याद रखना है। देखो यहां से स्टार्ट होगा बर्डन चार्जिंग। कहां से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो 250 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको क्या ऐड करना है, जो और आपने लिया है ना वो ऐड करना है। अभी वो और क्या करेगा पता है, और के अंदर हमने क्या डाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, बराबर है कि नहीं। तो उसका मतलब रिएक्शन करेगा। यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो स्टैक होता है इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ये क्या करता है ना, सीओ और एन2 हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और देखिए ना यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी इंप्यूरिटी होगी, कुछ ना कुछ जितना भी होगा, मतलब आप रिमूव कर सकते हो, रिमूव करते जाइए, रिमूव करते जाइए तो कर सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेस्ट। अभी आपके सिलेबस में नहीं, पहले हीलिंग डायग्राम थी उससे पता चलता था, ठीक है। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा, फिर रिएक्शन होगी, ये सारी चीजें होती है। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा 1200 डिग्री सेल्सियस तक, फिर 1700, फिर से थोड़ा कम होते जाएगा, फिर से कम होते जाएगा, और यहाँ से आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि सर कोक वगैरह क्यों यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्यों यूज करते हैं। तो बेटा ना इसमें स्लैग और फ्लक्स होता है। क्या होता है, स्लैग और फ्लक्स। तो फ्लक्स रिएक्ट होता है, स्लैग बनाता है, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सिलिका जैसी इंप्यूरिटी जो है ना, तो वो निकलती नहीं है जल्दी बाहर। तो ये इसके साथ क्या फॉर्म कर लेता है, फ्लक्स रिएक्ट होके स्लैग, जो कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं, ठीक है। चलिए कुछ रिएक्शन में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, सो यू गेट एन आइडिया, आपको आइडिया आ जाएगा स्टूडेंट। ओके ओके। चलिए देखिए यहाँ पर रिएक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, कहाँ कहाँ पर क्या क्या रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले जो कोक हमने यूज किया है ना बेटा, क्या यूज किया हमने, क्या यूज किया है, कोक। कोक का पहले कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, फिर से डिसोशिएट हो जाएगा, फाइनली डिवाइडेड कार्बन, ओके। कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाता है, बराबर है कि नहीं, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, जो आयरन ऑक्साइड आपने लिया है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जो ऑक्साइड आपने लिया रिडक्शन करेगा, और फिर ये जो आयरन आपको मिलेगा ये क्रूड के फॉर्म में होगा। टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है ना स्टूडेंट, की लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको। कौन सी फॉर्म में, ये देखिए, ये जोन आपने याद रखना है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जोन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जोन आप याद रखो, टेम्परेचर याद रखो और जोन याद रखो। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, दिस इज दी, ओके। ये जो जोन है, तो जोन ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन बोलिए आप, रिडक्शन ऑफ और, तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ रिडक्शन। क्या बोलेंगे, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ डिकम्पोजिशन, ओके, जोन ऑफ रिडक्शन अगेन, ओके, फ्यूजन ऑफ आयरन एंड स्लैग फॉर्मेशन, ओके। तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है केल्विन में, ओके, और अलग अलग प्रोसेसेस होती जा रही है। आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं, अंदर ही होते रहेगा। बाहर से एक बार आपने डाल दिया ना, तो अंदर के अंदर प्रोसेस होते रहते हैं, और ये प्रोसेस शुरू रहती है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस है। तो इस तरीके से हम आयरन को क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है आपको जोन ऑफ फॉर्मेशन, ओके। चलिए लास्ट में देखना है बेटा इसका टाइप। आयरन एक बार सेपरेट हो गया है कि आयरन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कास्ट आयरन है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है, ओके। 4% का सबसे, कास्ट आयरन है ना, मैं बोलूँ क्या, सबसे वर्स्ट फॉर्म है आयरन का, सबसे इंप्योर फॉर्म है, बराबर कि नहीं। जनरली ये क्या करते हैं, पाइप वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं ऑटोमोटिव पार्ट में। रॉट आयरन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब प्यूरेस्ट फॉर्म है ये आयरन का। कौन सा फॉर्म, प्यूरेस्ट। सिर्फ 0.2% इम्प्यूरिटी होती है, मतलब 99.8%। जैसे हम बोलते हैं ना 24 कैरेट सोना, उसी तरीके से रॉट आयरन का 24 कैरेट, मैं आयरन भी बोल सकता हूँ, आयरन के लिए नहीं यूज करते हो। स्टील है बराबर की नहीं, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, और ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। स्टील इंडस्ट्री पता है कंटेन 0.2 to 2% कार्बन। और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा अगर यूज किसका होता है, तो स्टील का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। और इसी तरीके से हमारा डी ब्लॉक खत्म हो गया स्टूडेंट। क्या खत्म हो गया हमारा, डी ब्लॉक जो है तो वो क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए अभी हमें क्या स्टार्ट करना है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या स्टार्ट करना है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलिए, या फिर हम बोलेंगे यह ब्लॉक। मैं तो इनर ट्रांजिशन बोलता ही नहीं, मैं क्या बोलता हूं, यह ब्लॉक बोलता हूं। क्या बोलता हूं, यह ब्लॉक, है क्या नहीं, क्योंकि उनका डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन जाएगा n-2, n-2 यह ऑर्बिटल में जाएगा प्री पेनल्टीमेट, इसीलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। और इनकी पोजीशन भी ना स्टूडेंट जरा थोड़ी सी मतलब डामाडोल होती है, बराबर कि नहीं, क्योंकि 14 एलिमेंट्स है ना, तो उनको थोड़ा साइड में रखा गया है, थर्ड ग्रुप से बाहर निकाला गया है। सिक्स एंड सेवंथ पीरियड में हमें मिलते हैं।
इनके प्रॉपर्टीज पहले समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर है डी ब्लॉक क्योंकि उनको ही फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू द एफ सब शेल दैट इज n-2 लेवल प्री पेनल्टीमेट शेल, दे आर प्लेस बिटवीन n-1 d एंड ns ब्लॉक एलिमेंट। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही वेरी करेगा, ठीक है। दो सीरीज है लैंथेनाइड्स, ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, और फेयरली अबंडेंट होते हैं। ये सॉफ्ट रहेंगे जनरली, डेंसिटी जो होती है इनकी 7 ग्राम पर सेंट, तो ये याद रखो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई रहेंगे, अब वो 1000 जनरली उसके नीचे होता है तो लो बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस, ओके। लैंथेनाइड्स इन द मेटेलिक स्टेट आर वेरी रिएक्टिव लाइक अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्ट होता है ना, उनके बाद तुरंत यही आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इनका दिया हुआ हमें। यही है स्टूडेंट, मतलब क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बराबर है कि नहीं। देखिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसीलिए थर्ड ग्रुप में रखा है। लोअर हीट ऑफ एटमाइजेशन है, बराबर है कि नहीं, ट्रांजिशन मेटल्स है, तो सेपरेशन करना बहुत आसान होता है, ओके। मतलब कुछ इलेमेंट है, बराबर है कि नहीं, अल्कली मेटल जैसे बिहेव करते तो अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। आयोनिक रेडाई डिक्रीजेस फ्रॉम 117 पीएम टू 100 पीएम, मतलब देखिए ना, पूरे सीरीज में सिर्फ 17 पीएम का डिफरेंस है। कितने पीएम का? 17 पीएम का डिफरेंस, तो कितना छोटा इनका मतलब डिक्रीज रहता है, ठीक है। लैंथेनाइड आयंस हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वेरीज फ्रॉम 6 to 12, ओके। तो लैंथेनाइड आयन जो होते हैं जनरली, मतलब अगर मैं बात करूं इनकी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि साइज बड़ी है ना। साइज बड़ी होना तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, साइज छोटी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए, ऑल दी लैंथेनाइड्स फ्रॉम फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द जनरल फॉर्मूला लिथियम हाइड्रोक्साइड मैंने दिया है, बराबर कि नहीं। और बेसिसिटी डिक्रीज होती है, फजन्स रूल्स आपने पढ़ा होगा, ओके। आयोनिक साइज डिक्रीज होगी, पोलराइजेशन पावर बढ़ती है, और पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट नहीं होगा ना जल्दी, कोवैलेंट नेचर बढ़ता है। तो ये नाइट्रोजन के साथ नाइट्रेट फॉर्म करते हैं, हैलोजन के साथ हैलाइड फॉर्म करते हैं, और मोस्टली इनका होता है +3। तो ये कुछ चीजें जो कॉमन है याद रखनी है, तब याद रखना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है हमारे लिए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज दी है बेटा लैंथेनाइड्स की, सबका कलर लगभग सिल्वर ही होता है फ्री फॉर्म में, गुड कंडक्टर है हीट के, जो जो रेड लाइन में दिए है उसको याद रखो आप लोग। नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर, जनरली ये जो होते हैं ना लैंथेनाइड जो होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। डिक्रीज इन साइज का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं लैंथेनाइड, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीज क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज क्या होने लगती है, कम होने लगती है, वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ओके। H2O तो जनरली क्या होता है ना, बाइंडिंग वाटर, वाटर के साथ बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग एनर्जी हम बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया, एंड दीज आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, बहुत ज्यादा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना स्टूडेंट, 7, और फिर 8वां होगा तो पेयरिंग आएगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है आपकी बुक में, देखो मैंने बोला था इनका एक्सपेक्टेड अलग होता है और ऑब्जर्व थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। हमें लगता है कि डायरेक्टली जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, बराबर है कि नहीं, तो ये आपको देखना है। और कुछ जगह पर आपको दिखेगा कि ये देखिए, इस जगह पर आपको दिखेगा, बराबर कि डी ऑर्बिटल यहाँ पर बीच में आ जाता है, डी ऑर्बिटल, क्योंकि हाफ फील्ड होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाफ फील्ड फुल फील्ड आएगा, यहाँ पर भी देख पाओगे बेटा आप, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको जो लास्ट वाला है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो याद रखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0, F7, F14, इसकी वजह से आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मिलेंगे, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है इनको, क्योंकि एम्प्टी है, हाफ फील्ड है, और क्या है, फुल फील्ड है, बराबर स्टूडेंट, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। हाँ, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पीज दी है, फिर से बोल रहा हूं मैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको याद करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या नहीं करनी है, याद नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रेंड याद रखना है, क्या याद रखना है, ट्रेंड। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है तो वो देख लेना, आपने क्या दिया है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट हाई एंड लाई बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट से कम और एस ब्लॉक एलिमेंट से उल्टा हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट से आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाँ बराबर है, उनसे क्या रहेंगे, कम, और एस ब्लॉक एलिमेंट से आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़े ज्यादा रहेंगे, ठीक है। वैल्यू नहीं याद करनी है, ट्रेंड याद रखना है, ठीक है। चलिए, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। कुछ कुछ इसमें आपको +4, +2, +4, +2 भी मिलेगा। इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन क्या होगा,
इसका रीजन होगा या तो 4f0 बनाएगा, या फिर 4f7 बनाएगा, या फिर 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगा। तो उस केस में क्या होते हैं ना, वो आयन ज्यादा क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, इसलिए शायद ऐसा होता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। कलर एंड स्पेक्ट्रा, तो कलर के लिए टेबल आपको दिया है। ठीक है, ये भी ट्रांजिशन है, इसके कलर और स्पेक्ट्रा के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, डी ब्लॉक में आते। मैं बोलूं आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में ना लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आपको आएगा, उसका ग्रुप आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आपको आ सकता है, और पूछेंगे आपको कि विच हैविंग द फुल फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, क्योंकि ये इतना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई यहाँ पर दिया है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई को क्या बोला जाता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं। अब ये तो मैंने बहुत बार बताया आपको कि साइज क्यों डिक्रीज हो रही है। उसी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक तो एफ ऑर्बिटल का शेप ही डिफ्यूज्ड होता है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिया आपको, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या है ना, डिक्रीज हो रहा है, और बहुत ज्यादा भी डिक्रीज नहीं होता है, बहुत ज्यादा भी डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, एप्लीकेशन दिया है बेटा, तो एप्लीकेशन आपने पढ़ लेना है, कहां कहां पर वो यूज किए जाते हैं, बराबर नहीं। हाइब्रिड कार्स वगैरह बहुत कुछ दिया है। चलिए एक्टिनाइड दिया है, अभी एक्टिनाइड के बारे में जान लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या दिया है, एक्टिनाइड दिया है। ओके, हाँ, तो क्या है, लास्ट टू एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज द, मतलब लास्ट रो जो दी है तो वो लैंथेनाइड एक्टिनाइड की है, बराबर है कि नहीं। तो एक्टिनाइड सीरीज भी देख लेते हैं अभी। ओके, लास्ट रो। ओके, चलिए वो कहां से स्टार्ट होता है, 72 से, और कहां पे एंड होता है, ओके यहाँ पर एंड होता है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए क्या क्या है, नॉट फाउंड इन नेचर, ऑल रेडियो एक्टिव एंड मोस्टली मैन मेड है, तो इनके नाम भी मतलब हम नहीं दिए। हाई डेंसिटीज होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, और लेस रिएक्टिव होती है, ओके, एज कंपेयर टू लैंथेनाइड्स, बराबर कि नहीं। ठीक है, लैंथेनाइड से, क्योंकि मैनमेड है ना बेटा, ये क्या है, मैनमेड है, ये भी समझना जरूरी है। ओके, एग्जांपल, दे रिएक्ट विथ हॉट बट नॉट कोल्ड वाटर, गिव द हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैनमेड है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से हैंडलिंग करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। रेंज है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, इनका +3 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। ठीक है, इनकी रेंज है +2 से +8 तक। तो बहुत सारा वेरिएशन इसमें हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये मैनमेड है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इसका। तो आपने देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन सेम उसी के जैसा होगा, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत कम ज्यादा मतलब इधर उधर हो सकता है, तो देख लेना आपने। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया है, इनका ऑपोजिट भी अलग ही मिलता है हमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज दिया है, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, तो हैंडल करना मुश्किल है। डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये इसको एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, एप्लीकेशन दिया है इंडोर लाइटिंग के लिए वगैरह के। ओके, लाइट्स फॉर आउटडोर कैंपिंग, लाइट में यूज किए जाते हैं, बराबर है कि नहीं। ठीक है, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दिए हैं, वो देख लेना अपने बुक में। ओके, हाँ, पोस्ट एक्टिनॉइड, ठीक है, ट्रांस यूरेनियम, पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट, कभी कभी आपको केमिकल ट्विंस वगैरह भी मिलते हैं, बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट बोला है उन्होंने। ओके, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, ओके, तो इनको क्या बोला जाता है, पोस्ट एक्टिनाइड बोला जाता है, क्योंकि एक्टिनाइड सीरीज के बाद में आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब इनको हैंडल करना मुश्किल भी होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद तुरंत हम जाएंगे किसकी तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, रुकते हैं 2 मिनट के लिए और बाद में स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, चलो बच्चों, अभी कुछ पीवाईक्यूज स्टार्ट मतलब पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे हम, एक 10 15 20 पीवाईक्यूज होंगे। ओके, रिलेटेड टू सीईटी, सॉल्व करते हैं, जो ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन सीरीज पे पूछे गए हैं। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन टिटेनियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टिटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने होंगे, तो आपको पता है टिटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, स्कैंडियम टिटेट 22 होगा। तो 22 में क्या होता है, 4s2, और क्या होगा, 3d2 होगा, बराबर के नहीं। तो 3 चले गए +3 में, तो एक बचेगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए आंसर, सी आना चाहिए, बराबर है। नेक्स्ट क्या दिया है,
Which pair of elements from following has half filled d orbital in observed electronic configuration? किसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है? हाफ फील्ड, क्या पूछा है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल पूछा है। तो मैग्नीज डी ऑर्बिटल, मैग्नीज होता है और क्रोमियम होता है। तो मैग्नीज का क्या आपको पता है? मैग्नीज का क्या होता है? 4s2 और 3d5 होता है। और क्रोमियम का क्या होता है? 4s1 और क्या होता है? 3d5। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट? बी आना चाहिए। Which from following nanoparticle catalysis is used in the photocatalysis? फोटोकैटालिसिस में कौन सा यूज होता है स्टूडेंट? आप बता सकते कौन सा यूज होता है? बराबर कि नैनो पार्टिकल। अभी देखो ये डी ब्लॉक में आएंगे क्या? 3D सीरीज में आ रही क्या? बाकी आएंगे 3D में आ रही क्या? नहीं। तो 3D में अकेला ही आएगा ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? कभी कभी तुक्का भी लगाना पड़ता है। आइडेंटिफाई दी, तुक्का भी ठीक से लगाना है बेटा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स एक्स वाई जेड हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +5 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। बराबर कि नहीं? +2 है +5 है, बराबर कि नहीं? ठीक है, तो कौन सा फॉर्म होगा? तो ये ले लेना है स्टूडेंट आप। ठीक है, +2 +5। ओके, और फिर क्या आएगा? इसका कितना दिया? +2 है ना, तो देखो ना 3। ओके, 3 2 कितना आएगा? 6। बराबर कि नहीं? और इसका देख लो आप, इसका कितना है? 8 और इसका कितना है? 5। तो 3 तो 6 आ रहा है ना, बराबर है कि नहीं? ये आएगा इसका। विच, चलिए इधर वाला सॉल्व करते हैं। जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है बेटा? क्या नहीं होता है जर्मन सिल्वर में? ओके, आई थिंक यस एन नहीं होता है, स्टैनस नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। यस यस, स्टैनस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्टैनस नहीं होगा। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है आपको, तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट? ओके, 5D series is a comprised of all elements from 5D series ना, पूरे लैंथेनम नहीं आएगा ना उसमें। आई थिंक लैंथेनम नहीं आना चाहिए। ऑल दीज एलिमेंट्स आर, हाँ यही आएगा। When a mixture of manganese dioxide, potassium hydroxide and potassium chloride is fused, the product obtained is, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? मतलब फ्यूजन करना है सबका, तो K2MnO4 मिलेगा। प्रिपरेशन में देखा है ना मैंने। आइडेंटिफाई एन एक्टिनॉइड एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एक्टिनॉइड फाइंड आउट करना है स्टूडेंट आपको। तो एक्टिनॉइड कौन सा होगा? नोबेलियम है कि नहीं? नोबेलियम। चलिए आगे बढ़ते बेटा। यहाँ तक हो चुका है हमारा, यहाँ तक लेते हैं, बराबर के नहीं? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये नोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसकी। ऐसे ही रह जाता है स्क्रीन पर। ओके, चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, हाँ बोलिए क्या है? which among the following is a non-ferrous alloy? I think yes, ये brass, ये brass is made up of copper plus zinc. Okay, उसमें फेरस नहीं होता है। Which element from the following is a soft element? कौन सा soft है? Zinc is the soft element. Okay, identify the correct statement about the properties of interstitial compound. Interstitial compound के क्या properties होते हैं स्टूडेंट? interstitial compound के मेटालिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट, बहुत ज्यादा इनर्ट होते हैं कार्बाइड। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। What is the highest oxidation state exhibited by the transition element among all? Okay, highest oxidation state, transition element. I think +8 और +7, +8 भी होनी चाहिए, +7 भी होती है, देखते हैं। ठीक है, हाँ यस, +8 ही होनी चाहिए। ठीक है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। आइडेंटिफाई द मेटल दैट फॉर्म्स कलरलेस कंपाउंड। कौन फॉर्म करेगा? डेफिनेटली जिंक फॉर्म करेगा बेटा। कौन फॉर्म करेगा? जिंक। ओके, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। हाँ ऊपर था ना वो, हाँ यस, कौन फॉर्म करेगा? वैनाडियम, स्कैंडियम। ओके, कौन सा दिया है हमें? 1 2 मिनट है। आयरन तो कलर वाले कंपाउंड फॉर्म करेंगे। आई थिंक फिर स्कैंडियम ही आना चाहिए। ठीक है, पहला है ना वो, तो स्कैंडियम ही आएगा क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होते हैं। फिर इसका आंसर क्या आएगा? स्कैंडियम आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आएगा बेटा स्कैंडियम। चलिए वो आगे जाते हैं। ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड इज नॉट ट्रू? कौन सी ट्रू नहीं है, ऐसा पूछा है आप 15 नंबर में, देखो आप। ठीक है,
कितना नंबर 15 नंबर में। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ, ऐसे कैसे हो सकता है, लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, ठीक है। ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टेटमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्टिनाइड एलिमेंट, इसमें से एक्टिनाइड एलिमेंट कौन है, आई थिंक हाँ यस, पा, ठीक है। What are the famous of the compound form lanthanide react with nitrogen and halogen respectively? नाइट्राइड फॉर्म करेगा बराबर के नहीं, क्या फॉर्म करेगा, नाइट्राइड के। तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, 17 का फर्स्ट। ओके, आई थिंक इतने ही है ना, हाँ इतने ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें अदर देन +3 कौन सा, तो गैडोलिनियम शो करेगा, कौन शो करेगा, गैडोलिनियम। ओके, the point of dissimilarity between lanthanide and octinide is, okay, three outermost shells are partially filled, okay, they show oxidation state +3, they are called inner transition element, they are radioactive, okay। तो आई थिंक रेडियो का कंसिडरेशन ठीक रहेगा क्या, ठीक है। कितना है वो, 17 नंबर है ना, क्या दिया है 18 19 नंबर। डिसिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है बेटा हमें, कि क्या फाइंड आउट करनी है, डिसिमिलरिटी। तो डी ही आएगा, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, इसका क्या आएगा, डी। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेरियम आर, सेरियम के मोस्टली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +3 तो होगी बराबर की नहीं, +2 या +3 होनी चाहिए, ओके। +2 या +3 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, +2 या +3 होनी चाहिए, यस, +2 और क्या आएगा, +3 आएगा, यस, +2 एंड +3, नहीं सीरियम का क्या आएगा, 3 वरना, हाँ ठीक है, +3 और +4 ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, +3 और +4। सो दिस इज ऑल अबाउट द PYQs ऑफ द ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है बेटा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज रुकते हैं बेटा, बाय बाय।